वर्ल्ड कप 2024 के आगाज में जहां सिर्फ 5 दिन बाकी बचे हैं, वहीं पर अगर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अब तक के आईसीसी इवेंट्स को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 3 प्लेयर हर इवेंट के अंदर खेलते हुए नजर आए हैं। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में बाबर आजम, शादाब खान और फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने फाइनल के अंदर भारत को शिकस्त दी। इसके बाद वर्ल्ड कप 2019 की बात की जाए, यही 3 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आए। उसके बाद वर्ल्ड कप 2021, वर्ल्ड कप 2022 और वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भी ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। और वर्ल्ड कप 2023 तक शादाब और फखर जमान के ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक लंबे अरसे से फेल हो रहे हैं, तो इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्यों हिस्सा बनाया जा रहा है। उसके बाद वर्ल्ड कप 2024 से पहले जनवरी 2024 की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेलने के लिए न्यूजीलैंड में गई। 12 जनवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला T20 मैच खेला गया और इस मैच के अंदर फखर जमान को नंबर 4 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करवाई गई और फखर जमान इस मैच के अंदर भी फेल हुए। उस वक्त यह कहा गया कि फखर जमान विल नॉट बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हु विल वियर द ग्रीन जर्सी इन जून जुलाई। लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट को एनालाइज करने वाले जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, और उनमें भी कल रात को एक ट्वीट मेरे सामने आई और फिर मैंने एक आर्टिकल खोल के देखा जो कि क्रिक क्रिटिक, ये ट्विटर के ऊपर या एक्स कह लें, उसके ऊपर एक जनाब यूजर हैं और क्रिकेट के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं। उन्होंने एक मीडियम है, वहां पर एक आर्टिकल लिखा था और 6 दिन पहले यह आर्टिकल लिखा गया था जिसमें उन्होंने टाइटल दिया था पाकिस्तान टॉक्सिक रिलेशनशिप विद फखर जमान। तो इसके अंदर उन्होंने फखर जमान के बारे में जो डिटेल डिस्कशन है ना वो की है, और इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद जो मैंने लाइन निकाली वो पाकिस्तान टॉक्सिक रिलेशनशिप विद फखर जमान नहीं निकला, बल्कि बाबर आजम टॉक्सिक रिलेशनशिप विद फखर जमान। वो किस तरह से, ये वीडियो में आगे चलकर डिटेल्स जो है वो मैंने आज शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले जो सेकंड T20 मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त हुई थी और इसमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। बहुत बड़ा हंगामा पाकिस्तान क्रिकेट के जो सर्कल्स हैं उनके अंदर खड़ा हुआ और रमीज राजा साहब जो साबिक चेयरमैन PCB हैं, जिनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना शुरू किया। और सबसे पहले जो उन्होंने बात की वो आजम खान के बारे में थी। और आजम खान वैसे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा जाए बहुत तगड़े हार्ड हिटर हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इनकी एक कमजोरी जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनके हाथ लग चुकी है कि जिस तरह से अर्ली ऑन इन कैरियर ऑफ फखर जमान टीमें फखर जमान के पैड्स पे या बॉडी पे बॉल करती थी, उनको रूम और विड्थ प्रोवाइड नहीं करती थी, तो फखर जमान स्ट्रगल करते थे। लेकिन फखर जमान ने विद द पैसेज ऑफ टाइम एक नई जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो डेवलप की कि अगर उनकी बॉडी पर लगे बॉल तो उन्होंने किस तरह से जनाब उस बॉल के ऊपर रन जो है वो निकालने हैं। लेकिन अभी तक जो आजम खान है वो नई शॉट जो है वो डेवलप नहीं कर पाए। और रमीज राजा साहब ने लिखा कि बल्कि कहा कि टीमें जो हैं उनके हाथ आजम खान की कमजोरी लग चुकी है कि आप पेस के साथ आजम खान की बॉडी पर बॉल करें, आजम खान को विड्थ ना करें दें तो आजम खान स्ट्रगल करते हैं और आजम खान पेसर्स के खिलाफ ज्यादा कोई रन्स नहीं बना पाते। स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे हैं, तगड़े रन्स बना लेते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ उनको स्ट्रगल होती है और टीमों ने अब उनके बारे में ये स्टडी कर लिया। सो वर्ल्ड कप के दौरान भी और उससे पहले अगर ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड तो वहां पर जो इंग्लिश फास्ट बॉलर्स हैं वो आजम खान को बॉडी के ऊपर बॉल करेंगे और आजम खान हिट नहीं कर पाएंगे। आजम खान वहां पर जो अपनी विकेट है वो थ्रो करके चले जाएंगे। इसके
इसके बाद उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात की और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के बारे में भी यह बात शाहीन अफरीदी के बारे में हुई थी कि अगर अर्ली ऑन शाहीन को जो सीम मूवमेंट है वो नहीं मिलती तो शाहीन बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि शाहीन ने बॉल आगे करनी है और जैसे ही आगे बॉल डिलीवर करेंगे, सीम मूवमेंट नहीं मिली तो बैट्समैन जो है वो आजादाना तौर पर जो शाहीन है उनको शॉट्स मारते हैं और शाहीन को अगर फर्स्ट जो स्पेल है उसके अंदर रन्स पड़ जाए तो फिर शाहीन डेथ के अंदर भी उतने अमोलिक या खतरनाक साबित नहीं होते जितने उनको अर्ली ऑन विकेट्स मिलने के बाद वो हो जाते हैं। सो एक तो उन्होंने ये बात की कि शाहीन को अपनी जो बैग है ना उसके अंदर कुछ नई बॉल्स जो है वो लानी पड़ेंगी ताकि जो लेंथ के ऊपर बॉल करके विकेटें हासिल करने का चांस है वो शाहीन शाह अफरीदी डेवलप कर पाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि शादाब की तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि शादाब ने करना क्या है, कि जहां पर अपने माइंड को अप्लाई करके आपने इनिंग को बिल्ड करना है वहां पर भी शादाब जो है वो स्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं और एज अ बॉलर तो शादाब बिल्कुल भी नाकाम है। एज अ बैट्समैन अगर नीचे कम ओवर्स हैं, 15 ओवर्स के बाद बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो वहां पर ठीक है आप स्लॉगिंग के लिए जाएं, लेकिन अगर आप 9वें ओवर के अंदर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो वहां पर अर्ली ऑन 2 4 5 गेंदे जो हैं वो आप कंज्यूम करें और कंज्यूम करने के बाद स्लॉगिंग की जानिब जाएं, ना कि ये कि आप 3 4 गेंदे खेलने के बाद और अपना जो पॉजिटिव इंटेंट वाली क्रिकेट जो आज एक नई टर्म पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स में चल रही है कि पॉजिटिव इंटेंट, चाहे बॉल जो है वो बल्ले को लगे ना लगे लेकिन आपने ये शो करना है कि मैं छक्का मारने की जानिब जा रहा था, तो वैसा खेल जो है वो मत खेलें। इसके बाद बाबर आजम के बारे में भी उन्होंने कहा कि बाबर आजम की जो स्पिन बॉलर्स के खिलाफ बैटिंग है ना वो भी अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि बाबर कल हमने देखा कि जोफ्रा आर्चर को खेले और आगे बढ़कर उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेली, लेकिन जब पावर प्ले के बाद स्पिनर्स आए तो वहां पर बाबर आजम जो है वो रीड नहीं कर पा रहे थे और फिर मोइन अली को जो ऑफ स्पिनर हैं और नॉर्मली T20 क्रिकेट के अंदर यह समझा जाता है कि राइट हैंड बैट्समैन जो है वो ऑफ स्पिनर को बाहर निकल कर छक्के मारेगा और अगर क्रीज में भी खड़ा रहेगा तो बड़े इजी सिंगल्स और डबल्स जो हैं वो हासिल करेगा, लेकिन बाबर आजम वहां पर उनको स्वीप करते हुए अपनी विकेट जो है वो देकर चले गए। सो ये जो बातें हैं वो जनाब रमीज राजा साहब ने की। अब आते हैं जनाब बाबर आजम टॉक्सिक रिलेशनशिप विद फखर जमान। देखें फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एज एन ओपनर है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, उसके बाद 2021 तक फखर जमान जो है वो एज एन ओपनर खेलते रहे, लेकिन T20 क्रिकेट में इनका नंबर जो है वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर कर दिया गया और पाकिस्तान के लिए जो ओपनिंग है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने करनी शुरू कर दी और इनकी ओपनिंग अच्छी थी। हालांकि इनके ऊपर जो स्ट्राइक रेट है उसको लेकर क्रिटिसिज्म होती रही, लेकिन फिर भी जो ये जनाब ओपनिंग पार्टनर के तौर पर रन्स बना जाते थे वो पाकिस्तान के लिए बड़े हेल्दी होते थे और पाकिस्तान के लिए बड़े बेनिफिशियल होते थे। और जब ये अर्ली ऑन सेटल डाउन हो जाते थे दोनों तो नीचे वाले जो बैट्समैन है उनको 1-2 ओवर्स जो है वो मिल जाते थे कि वो गेंद को देखते थे और गेंद को देखने के बाद वो जो अपनी नेचुरल अटैकिंग क्रिकेट है वो खेलना शुरू कर देते थे। सो सबसे पहले जो कुर्बानी का बकरा बने थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मोहम्मद रिजवान को एज एन ओपनर प्रमोट होने के बाद वो फखर जमान थे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2024 के अंदर साइम अयूब को एज एन ओपनर खिलाने का फैसला किया। बाबर आजम वन डाउन पोजीशन के ऊपर आ गए और फखर जमान फिर नंबर 4 पोजीशन के ऊपर चले गए। सो इसीलिए मैंने कहा कि बाबर टॉक्सिक रिलेशनशिप विद फखर। तो 2024 के अंदर फखर जमान ने जो 10 इनिंग्स खेली हैं इनमें 373 रन उन्होंने स्कोर किए, 37.30 की एवरेज और 160.09 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अगर इनकी जनाब जो परफॉर्मेंस वर्सेस बॉलिंग टाइप है उसको देखा जाए तो 2024 के अंदर जो इंग्लैंड टीम के खिलाफ इन्होंने 45 रन्स बनाए हैं उसको निकालकर जो इनके पहले वाले रन्स हैं उनको देखा जाए, और इस आर्टिकल के अंदर भी उन्होंने लिखा है कि फखर जमान जो हैं वो 143 के स्ट्राइक रेट के साथ स्पिनर्स के खिलाफ खेल रहे हैं, ओवरऑल स्पिनर्स के खिलाफ, जबकि जो लेफ्ट स्लो आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं जिस तरह से रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल टाइप है उनके खिलाफ 152 का स्ट्राइक रेट है फखर जमान का। और जो लेफ्ट स्पिनर्स हैं चाहे वो रिस्ट स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ भी फखर जमान का जो स्ट्राइक रेट है 149 का है। इसके अलावा फखर जमान जो है वो वाहिद ऐसे बैट्समैन हैं 2020 के बाद
जिनका स्ट्राइक रेट और एवरेज 140 प्लस केपीएच से बॉलिंग करने वाले बॉलर्स के खिलाफ 30 का है और 140 का इनका स्ट्राइक रेट है। अब फखर जमान को जहां पर भी जरूरत होती है कि लंबे और तेज रन बनाने हैं तो सारी जिम्मेदारी फखर जमान के कंधों पर डाल दी जाती है। हालांकि होता यह है नॉर्मली क्रिकेट के अंदर और मॉडर्न डे क्रिकेट की भी अगर बात की जाए कि जिस बैटिंग पोजीशन के ऊपर कोई बैट्समैन खेलने के लिए आ रहा होता है वहां पर उससे ऊपर नंबर वाला और उससे निचले नंबर वाला ये दोनों उससे तेज खेलने वाले होते हैं नंबर 4 पोजीशन के ऊपर। आप दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े इस वक्त जनाब प्लेयर्स हैं उनके स्टडी करके देख लें, उनकी टीमों के उससे ऊपर वाला और उससे नीचे वाला नंबर 3 और नंबर 5 वाला। अब पाकिस्तान के पास नंबर 3 पर है बाबर आजम और बाबर आजम का एक अपना स्टाइल है, वो उस तरह से हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते जिस तरह से आजम खान के साथ चीज लिंकअप की जाती है। हालांकि आजम खान भी अब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। सो वाहिद जो ऑप्शन बचता है वो फखर जमान है और फखर जमान ने फिर जनाब जाते साथ ही जो अटैकिंग क्रिकेट है वो खेलनी होती है और वहां पर समटाइम्स फखर जमान चल जाते हैं और समटाइम्स नहीं चल पाते और जब फखर जमान नहीं चलते तो पाकिस्तान हार जाता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये बात की जाती है कि जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान चलेंगे तो तभी पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन ये जो जनाब ब्रियान साहब ने आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान टॉक्सिक रिलेशनशिप विद फखर जमान, इसके एंड के ऊपर उन्होंने कहा है कि फखर सेव देम एज ही ऑलवेज डज। सो लुब्बे लबाब ये है इस पूरे आर्टिकल का कि फखर चलेगा तो पाकिस्तान जीतेगा और वर्ल्ड कप 2024 के अंदर भी यही होगा। अगर फखर जमान परफॉर्मेंस देगा, बॉलर्स की धुलाई करेगा तो पाकिस्तान जीता हुआ नजर आएगा, वरना जनाब पाकिस्तान अगेन वर्ल्ड कप 2024 के अंदर सफर करेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।